चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब तो वो रिजल्ट बताएगा। चलिए, अभी तक जो भी था ना वो सिंपल था। मेन आप आज ही से स्टार्ट होने वाला। आज से क्या मतलब, जब सब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कीजिएगा तब से। चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए सारे लोग। ठीक है, जितने भी फ्रेंड लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो गया है। जल्दी से जुड़िएगा सारे लोग। चलिए जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। सौरभ पोदार, सुमित कुमार, तृप्ति, गुड इवनिंग सर। चलिए चैट पे ले आइए, बाकी लोग आ जाएंगे। चैट पे ले आइए, ठीक है। चलिए, तृप्ति बोल रहे गुड इवनिंग सर, सुमित कुमार बोल रहे गुड आफ्टरनून सर, इसके बारे में बोल रहे प्रणाम सर। चलिए प्रणाम 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 सबको। स्टार्ट कीजिए क्लास। सारे लोग जुड़िए, तब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोग को फील होगा कि हाँ भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। अभी तक ये सब तो फिजिक्स वगैरह ये सब तो मोह माया है। ठीक है, अब मोह माया के जिंदगी से ऊपर उठना है। सिद्धाम बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। चलिए सर, बस आप लोग सब तो पुराने हैं। आप सर, आप तो सोम सर के वो है ना। हाँ, गुड नेम क्या हुआ सर आपका? शुभम कुमार। कॉलेज जीपी गया। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आप लोग में से कोई गया क्या है? तो बाकी लोग आएंगे, उनमें से कोई ना कोई तो होंगे ही होंगे। चलिए सर, सौरभ पोदार गुड आफ्टरनून सर, कृष्णा कुमार गुड आफ्टरनून सर, मनोहर कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए अब। चलिए, गुड इवनिंग वाला कार्यक्रम हो गया है। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलिए सब, ये सब कार्यक्रम होने के बाद अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्ट द क्लास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। हाँ, इधर 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 हीरो शैलेंद्र इधर। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और आगे चल करके कैसे मेरे लिए हेल्पफुल रहने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो आपका सब्जेक्ट चलेगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सर्वे। क्या नाम है? सर्वे। सर्वे, ठीक है। ठीक है, हर एक चीज का ना दो एप्लीकेशन होता है। एक उसका यूज होता है क्या, तो सर एक यूज होता है उसका क्या, तो एक यूज होता है उसका सब्जेक्टिव। एक यूज क्या होता है उसका? सब्जेक्टिव। और दूसरा जो यूज होता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रैक्टिकल यूज। क्या बोल देते हैं? प्रैक्टिकल यूज। तो देखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं सॉम, ठीक है, सॉम का सब्जेक्टिव यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल कर अगर डिजाइनिंग में जाते हैं तब उसका आप प्रैक्टिकल यूज भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर सर्वे का बात करते हैं तो सर्वे का सब्जेक्टिव यूज तो है ही, आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में आएगा, ये यूज तो है ही। लेकिन जब भी आप इंजीनियर बनते हो तो उसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बोला जा रहा है? इसका प्रैक्टिकल यूज जो आपका हो जाएगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। इधर देखिएगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, क्लास में से निकल के कॉल करते हैं हम आपको, ठीक है। क्लास में निकल के कॉल करते हैं सर आपको। बस इतना ही यूज देखिए, उसके बाद हम बाकी का बात करेंगे। देखिए, दिख रहा है सबको ये? देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, क्या सबसे पहले इसको ये समझते हैं। आप लोग भी जब घर बनते हुए देखे होंगे तो ऐसा कुछ देखे होंगे कि घर बनने से पहले सर ऐसे चूना का कुछ तो बनाया जाता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोल देते हैं क्या, तो इस चीज को सर हम लोग बोल देते हैं लेआउट। क्या बोल देते हैं? लेआउट। क्या बोल देते हैं? लेआउट। अब लेआउट मतलब क्या कि सर जैसे ही ये हम घर बना रहे हैं तो इस घर में आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, उधर एक कॉलम है, उधर एक कॉलम है, इधर कॉलम है, इधर कॉलम है। अब ये सारा कॉलम कहाँ पे जा रहा है? ग्राउंड में। तो आखिर कॉलम का लोकेशन मेरा कहाँ पे होगा, उस कॉलम से जैसे ही अगर हमको ये मैप मिल जाए तो इस मैप के बेसिस पे कैसे इसको हम लोग ग्राउंड पे प्लॉट करें, उसके लिए जो भी हम लोग मैपिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेआउट बोल देते हैं। और ये जो लेआउट करना आप सीखिएगा कहाँ से सीखिएगा? सर्वे से सीखिएगा। दूसरे यूज पे आते हैं। तो दूसरा यूज क्या बोला गया कि जैसे मान करके चलिए यही आपने ऐसा मैप देखा होगा। अब इस मैप को बोल देते हैं हम लोग क्या? टोपोग्राफिकल मैप। अब टोपोग्राफिकल मतलब ऐसे समझना है, देखिए टोपो मतलब होता है टॉप व्यू, और ग्राफिकल मतलब होता है कि जब टॉप से आप किसी चीज को देखिएगा तो क्या क्या दिखाई देगा, ठीक है। नाम से याद रखिए, टॉप, ग्राफिकल। तो टोपोग्राफिकल मतलब क्या, जैसे हम यहाँ से ऐसे अब छत पे खड़े हो जाइए, ठीक है, छत पे चले गए, छत से सामने देखें, तो अगर सामने में कोई नाला बह रहा होता तो आपको नाला दिखाई देता?
सामने में जो कोई ग्राउंड रहता है ग्राउंड दिखाई देता, ऊपर से अगर कोई माउंटेन वगैरह रहता है तो माउंटेन वगैरह दिखाई देता। तो अगर आपको किसी भी चीज के नेचुरल फीचर को जानना हो, अब नेचुरल फीचर क्या क्या हो सकता है सर, रिवर भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, या फिर मेरा प्लेन ग्राउंड भी हो सकता है। तो अगर कोई भी मैप इन सारे डिटेल को शो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टोपोग्राफिकल मैप बोल देते हैं। अब देखिए ये जो टोपोग्राफिकल मैप है वो किसका है, पटना का है। तो जैसे जब पटना का देखिएगा तो यहाँ आपके पास दानापुर है, यहाँ पे आपके पास विक्रम है, यहाँ पे आपके पास बीहटा है, और ये आपका गंगा नदी ऐसे ऐसे बहते आया है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग क्लास यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग क्लास कर रहे हैं कहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब टॉप से देखिएगा पटना को तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये गंगा नदी आपको बहते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक यूज ये होगा कि सर हम लोग टोपोग्राफिकल मैप के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। चलिए सबको गुड इवनिंग है, ठीक है, क्लास पे कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, तो कैडेस्ट्रियल मैप का। किसका, कैडेस्ट्रियल मैप। अब कैडेस्ट्रियल मैप क्या होता है वो समझिएगा, जैसे आप लोग के घर में जो पुश्तैनी जमीन होगा, तो जमीन का कभी कागज देखे हैं? तो जब जमीन का कागज देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि फलना थाना ये है, इसका ग्राम ये है, थोड़ा मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा जाएगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तब जब भी किसी प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बात करते हैं कि किसका बाउंड्री कौन सा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कैडेस्ट्रियल मैप। ये भी जब आप पटना के प्रॉपर्टी मैप को जब आप खोजिएगा तो ये पटना का मास्टर प्लान है, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखाई देगा, सबका नाम लिखा रहता है कि फलना का प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, ऐसे ऐसे सबका नाम लिखा हुआ रहता है। तो ये जो आप मैप का प्लॉटिंग करते हो या जो मैप का आप रीडिंग लेते हो, वो सब कहाँ से आता है, तो ये सब आता है कैडेस्ट्रियल मैप से ही। अभी देखिए इसी के लिए वैकेंसी आया हुआ है, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा एलआरसी का, ठीक है, ठीक है। जिसको सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं, अमीन। और अभी कितना पोस्ट आया हुआ है, मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 7,500 पोस्ट है। और कुछ नहीं है, बस नंबर बेसिस पे, जिसका नंबर बढ़िया रहेगा उसको उठा करके लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक बार सब्जेक्ट मतलब जो भी आपका सेमेस्टर है, सेमेस्टर में नंबर क्या लाना है, अच्छा नंबर लाना है, ताकि अगर कुछ भी फ्यूचर में जो भी कॉन्टेक्चुअल जॉब आएगा उसमें अपना सीट एक रिजर्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, कैडेस्ट्रियल मैप किसको शो करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सर टोपोग्राफिकल मैप किसको शो करता है, तो टोपोग्राफिकल में क्या बताइएगा कि सर अगर किसी भी नेचुरल फीचर को शो करना होगा तो हम लोग कौन सा मैप का यूज कर लेंगे, टोपोग्राफिकल का। अगर किसी के प्रॉपर्टी के बाउंड्री को शो करना होगा तो कौन सा मैप यूज कर लेंगे, कैडेस्ट्रियल मैप। उसी तरह से बात करते हैं इंजीनियरिंग मैप। अब इंजीनियरिंग मैप में क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि आप रोड बनाए, हो सकता है कि आप ब्रिज बनाए, हो सकता है कि आप रेलवे बनाए, या हो सकता है कि आप कहीं टनल बना रहे हो सकता है कहीं पे आप डैम बना रहे हो, तो यही सब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। तो उसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर क्या है, तो जैसे हम लोग बात करें अभी पटना में किसका काम चल रहा है, पटना में किसका काम चल रहा है, मेट्रो का। तो ये जो पटना में जो मेट्रो का मैप है वो पटना में मेट्रो का मैप है। तो ये जो सारा मैप का प्लानिंग होगा या मैप बनाने का जो काम होगा, या जो मैप दिया हुआ जैसे यही मैप हमको दिखा गया, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे एक स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन है, ऐसे ऐसे स्टेशन है। तो ये स्टेशन को एग्जैक्ट आप ग्राउंड पे कैसे प्लॉट कीजिएगा, तो यही सारा काम आप कहाँ से सीखते हो, सर्वे से सीखते हो। तो ये सर्वे का हमारा क्या होगा कि सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो अब हमको समझ में आ। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, तो सर इसका जो सब्जेक्टिव हमारे पास जो इसका यूज है, तो सब्जेक्टिव यूज क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि जो आपका एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं सेमेस्टर एग्जाम, तो आपका सेमेस्टर एग्जाम में ये 70 मार्क्स क्लियर है, सब्जेक्ट में तो ये तो आपके सेमेस्टर में तो आ गया। उसके बाद अगर हम लोग आपके लेवल का बात करें तो जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट जॉब है वो कौन सा हो जाता है, एसएससी जेई, सबका ड्रीम यही रहता है। अगर एसएससी जेई में जो रिसेंट ट्रेंड का बात करते हैं, तो अभी देखिए आपको सर्वेइंग पढ़ना है दो पार्ट में, एक होता है बेसिक सर्वेइंग, एक होता है एडवांस सर्वेइंग। जब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे वो पढ़ोगे बेसिक सर्वेइंग, और जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे एडवांस सर्वेइंग। तो अगर इन दोनों सर्वेइंग को अगर आप पढ़ लेते हो तो एसएससी जेई में आपका 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का, 12 से 14 नंबर का। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। या फिर इसके अलावा किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, ठीक है। जितना भी आपके पास वन डे एग्जाम होता है, बार्क हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, एलएमआरसी हो, डीएमआरसी हो, पीएमआरसी हो, जितना भी एग्जाम होगा, सब में आप मान करके चलिए कि ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस। तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसका सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस भी है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि सर हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, किसका, बेसिक सर्विंग का।
बेसिक सर्वेइंग का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ऐसे सिलेबस तो आप लोग सब लोग देख चुके हो, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो भी बना चुके हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। एक बार सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। तो जब बात किया जाता है सर्वेइंग का, तो सर्वेइंग हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो समझिएगा। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्या बोला जा रहा है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना ही आपका क्या है, सर्वेइंग है। अब वो जो दो पॉइंट हो सकता है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, वो हो सकता है कि एक ही प्लेन पे हो। एक ही प्लेन पे मतलब जैसे एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट जस्ट इसके सामने सेम लेवल पे यहाँ पे है। तो अभी दोनों सेम प्लेन पे सेम लेवल पे है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस पता करेंगे वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सर्वेइंग। अब एक एक कर करके सारा केस लिखते जाते हैं। अभी क्या है, देखिए अभी मैं ये पॉइंट ए ले रहा हूँ, ए पॉइंट मेरा कहाँ है, हाथ वाला पॉइंट। अब बी पॉइंट कुछ आगे वाला पॉइंट है। अब आगे वाला पॉइंट तो इसमें ऐसे बना नहीं सकते हैं, तो उस केस में मैं बस बना दे रहा हूँ क्या, कि ये जो मेरा बी पॉइंट है वो बी पॉइंट कहीं यहाँ पे है। एक्चुअल में बी पॉइंट होगा कहाँ पे, तो जस्ट ए पॉइंट से थोड़ा सा आगे पॉइंट होगा। क्लियर है। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। अब ये जो ए पॉइंट यहीं पे है, अब बी पॉइंट यहाँ पे ना होकर के दूसरे केस में कहीं बी पॉइंट यहाँ पे है। क्या बोला जा रहा है कि ए पॉइंट यहीं पे, अब बी पॉइंट ठीक इसके सामने ना होकर के थोड़ा सा क्या है, इंक्लिनेशन पे है। अब बी पॉइंट मेरा कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो दूसरा केस भी लेकर के चलते हैं कि दूसरा केस में क्या है सर, कि मेरा जो ए और बी पहले बिल्कुल इसके सीधा में था, अब ये बी पॉइंट बिल्कुल इसके सीधा में ना होकर के कहाँ पे आ गया है, तो कुछ इंक्लिनेशन पे आ गया है। अब बी पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा केस समझते हैं कि तीसरा केस क्या हो सकता है, कि सर ए पॉइंट यहाँ पे, अब बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट क्या है सर, कि इसी लाइन में तो है लेकिन कुछ ऊपर में पॉइंट है। मतलब क्या, ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो नीचे वाला पॉइंट और एक ऊपर पॉइंट चढ़ोगे तो दोनों रहेगा तो एक ही लाइन में, लेकिन वो पॉइंट नीचे और दूसरा पॉइंट कहाँ हो सकता है, ऊपर हो सकता है। तो तीसरा केस में हमने क्या देखा कि सर एक पॉइंट बी अब है तो इसी लाइन में, लेकिन इससे कुछ कहाँ पे है, तो कुछ एलिवेशन पे मेरा अब बी पॉइंट पहुंच गया। क्लियर है। चौथा में क्या देख सकते हैं कि सर एलिवेशन पे भी है और कुछ इंक्लिनेशन पे भी है। समझ में आ रहा है कि एलिवेशन पे भी है और कुछ इंक्लिनेशन पे भी है। तो आपको यही चार केस पढ़ना है। चौथा केस में क्या होगा कि सर एलिवेशन पे भी है और एलिवेशन के साथ साथ क्या हो रहा है कि कुछ इंक्लिनेशन पे भी है। मतलब इसके सीधा में ना होकर के कहीं इंक्लिनेशन पे है। अब यही जो आपका 4 पॉइंट पता करना है, यही पूरा का पूरा आपका सर्वेइंग है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर एक पॉइंट यहाँ था, बिल्कुल ए से जस्ट आगे वाला पॉइंट बी था, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस पता कीजिएगा। और एक स्ट्रेट लाइन में है, तो अगर मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट देता हूँ जिसका नाम है टेप, दर्जी के पास टेप होता है, तो देखते हैं कि अगर कपड़ा बिल्कुल सीधा रहता है तो वो टेप से इजीली माप लीजिएगा। तो वही इंस्ट्रूमेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक चेन होता है, एक टेप होता है। अभी तक आप लोग सिर्फ टेप देखे थे इसलिए टेप बोल रहे हैं, नहीं तो अभी हम लोग पढ़ाएंगे एक इंस्ट्रूमेंट जिसको नाम हम लोग बोल देते हैं क्या, चेन। तो हम लोग चेन देखे हैं तो बहुत बढ़िया। तो ये जो पहला ए से बी तक का डिस्टेंस पता करना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा चेन सर्विंग कहलाएगा, चेन सर्विंग। तो पहला टॉपिक आपका क्या हो गया, चेन सर्विंग। नेक्स्ट, अब क्या हो गया कि सर हम ए पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को रखें, अब हमको बी पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, वो कुछ इंक्लिनेशन पे है। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि सर इस लाइन से ये जो बी पॉइंट है वो कितने एंगल पे है। तो इस एंगल को पता करने के लिए ऐसे बताइए, एंगल को पता करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं। तो जो दूसरा चैप्टर आ जाएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपास के बारे में। तो दूसरा चैप्टर आपके पास क्या आ गया, कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या था, ए पॉइंट और बी पॉइंट बिल्कुल एक ही लाइन में था। अब बी पॉइंट बस क्या था, कुछ एलिवेशन पे था। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये लाइन मेरा कितना नीचे, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। मतलब आप एलिवेशन डिफरेंस का पता कर रहे हो, आप इसका लेवल का पता लगाना चाहते हो कि इसका लेवल कितना है। जो तीसरा चैप्टर आएगा उसमें हम लोग किसको पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे लेबलिंग को। किसको पढ़ लेंगे, लेबलिंग को। अब समझते हैं कि सर लेबलिंग में दिक्कत क्या होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपकी इस कॉपी का, किसका बात कर रहा हूं, कॉपी का। तो कॉपी पे मान के चल रहे हैं कि सर ए पॉइंट मेरा हाथ वाला पॉइंट था, तो इस ए पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ए पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब क्या होगा कि सर दूसरा पॉइंट तो अब ऊपर है। अब जब भी इस पे मैप बनाइएगा तो आप तो इसी प्लेन वाले पॉइंट पे बनाइएगा, कभी इस कॉपी पे आप ऊपर तो उठा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको अब एलिवेशन शो करना होगा, तब आपको तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसी इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और बना दिया क्या, कंटूर। क्या बना दिया, कंटूर। अब जब हम लोग कंटूर पढ़ेंगे तो कंटूर में हम लोग देखेंगे कैसे अलग अलग, कैसे अलग अलग इंटरवल को बनाया जाता है। मतलब क्या, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दिया गया और बोल दिया गया क्या
कि अगर धरती से 100 मीटर ऊंचाई पे रहेगा तो आपको इसी लाइन पे उसको बनाना है। एक और लाइन खींच दिया, बोला क्या कि अगर धरती से 90 मीटर की ऊंचाई पे रहेगा तो आपको उसका डायग्राम इसी लाइन पे बनाना है। अगर धरती से 110 मीटर की ऊंचाई पे रहा तब आपको उसका डायग्राम जो है वो इस लाइन पे बनाना है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि कोई भी 110 मीटर की ऊंचाई पे रहेगा उसको इस लाइन पे बना देंगे। अगर 90 मीटर पे रहेगा इस लाइन पे बना देंगे। 90 से 100 मीटर के बीच में एलिवेशन में कहीं पे रहेगा तो उसको हम लोग कहीं यहाँ पे बना देंगे। तो आप देख रहे हो क्या कि जो एलिवेशन वाला दिक्कत आ रहा था उसको हम लोग ऐसे ऐसे मैप बना करके उसको दिक्कत को हम लोग दूर कर लिए। जैसे आप लोग भी माउंटेन पर, जैसे माउंटेन का हमको एक डायग्राम बनाना था कि एवरेस्ट का हाइट जो है वो इतना मीटर है। तो हमने क्या देखा कि धरती से कुछ ऊपर गए होंगे 100 मीटर, 100 मीटर के ऊपर एक ऐसे ऐसे लाइन खींच दी। मतलब माउंटेन पे 100 मीटर पे जितना वाला लाइन था वैसे सबको जोड़ते जोड़ते एक लाइन खींच दी। तो वही लाइन आपका क्या कहलाता था? कंटूर। जब हम लोग लेबलिंग पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ क्या आ जाएगा? कंटूर आ जाएगा। अब समझिए, जैसे अब अगला बार क्या हो गया कि सर अगला बार हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे था, अब दूसरा पॉइंट जो था वो ऊपर तो था ही, लेकिन कुछ ना कुछ किस पे था? एंगल पे भी था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं थियोडोलाइट। क्या बोल देते हैं? थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट क्या करेगा कि आपको वर्टिकल एंगल को मेजर करेगा। मतलब अब वो ये जो पॉइंट है वो कुछ ऊपर में है, तो अब ये जो एंगल बन रहा होगा कुछ ऐसा वर्टिकल एंगल बन रहा होगा। पिछले बार कंपास से हम लोग क्या किए थे? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किए थे। यहाँ से ये वाला पॉइंट था तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किए थे, किस टाइप से? कंपास से। अब दूसरा पॉइंट जब यहाँ पे है तो अब हम लोग एंगल कैसे मेजर करेंगे? जैसे ये मेरा टेलीस्कोप है तो इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा करके ये वाला एंगल का मेजर करेंगे। तो अगर वर्टिकल एंगल हमको मेजर करना होगा तब हम लोग किसका हेल्प ले लेंगे? तो थ्योरेटिकल पढ़ेंगे हम लोग एडवांस सर्वेइंग में। तो बेसिक सर्वेइंग में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सर बेसिक सर्वेइंग में हमको पढ़ना है टोटल 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो आप बोलिए सर आप तो 3 ही यूनिट बताएं। अब देखिए कौन कौन है। सबसे पहला हर सब्जेक्ट का रहता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? इंट्रोडक्शन। सबसे पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि सर क्या क्या डिफिनीशन होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या यूज है, क्या पर्पस है, कितने तरह का उसका क्लासिफिकेशन होगा। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे किसमें? यूनिट नंबर 1 में। जैसे ही यूनिट नंबर 2 में पहुंचेंगे तब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चेन सर्वेइंग के बारे में। उसके बाद जब यूनिट नंबर 3 में आएंगे तब किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कंपास सर्वेइंग के बारे में। जब यूनिट नंबर 4 में आएंगे तब किसके बारे में? तो लिंकिंग एंड कंटूरिंग के बारे में। जब पांचवा चैप्टर में आएंगे तब अब देखिएगा कि पांचवा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने क्या देखा कि सर एक पॉइंट मेरा यहाँ पे था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे था। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक में कितना मिट्टी है उसका वॉल्यूम बता दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको एक मैप दे दिया गया और मैप दे करके बोल दिया गया कि इस मैप के सहारे बता दीजिए कि कितना एरिया को कवर कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। अभी तक जो आप मैथ में पढ़े थे, आप क्या करते? रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सर्कुलर का एरिया क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होगा, या ऐसा फिगर जो रेगुलर शेप का होता था उसका एरिया आप निकालना सीखते थे। लेकिन जब आप खेत में जाते हो तो आपका खेत तो रेगुलर रहेगा नहीं, वो तो अलग अलग शेप का रहेगा। तो वो अलग अलग शेप का एरिया जो इरेगुलर एरिया है उस एरिया का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करें, वो चीज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। याद कीजिए जब आप क्लास 8 में थे तब मैथ में एक चैप्टर होता था जिसमें हम लोग इरेगुलर फिगर का एरिया कैलकुलेट करते थे, बट वो बहुत बेसिक था। याद कीजिए कुछ ऐसा, आप डायग्राम देखिएगा तब याद आएगा, ठीक है? ऐसा कुछ दिया हुआ रहता था, इसको हम लोग सिंपल सिंपल फिगर में तोड़ करके इसका एरिया का कैलकुलेशन करते थे। याद आया 8 क्लास के मैथ में? तो ये भी आपके पास इरेगुलर फिगर है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप इस फिगर को सिंपल सिंपल फिगर में कन्वर्ट करके इसका एरिया निकाल रहे थे। लेकिन अब खेत को तो आप ऐसे प्लेन बना नहीं सकते हो। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्लेनियोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, वो क्या करेगा? इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट रहेगा वो नेक्स्ट यूनिट क्या रहेगा? तो नेक्स्ट यूनिट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। तो सिलेबस समझ में आ गया? कितना टॉपिक पढ़ना है? 5। पहला टॉपिक क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए कि हाँ सिलेबस आखिर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेन सर्वेइंग। सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग लीनियर मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे। तो सेकंड चैप्टर में चेन सर्वेइंग या क्या हो जाएगा? लीनियर मेजरमेंट। तीसरे टॉपिक में आएंगे तब हम लोग किसको पढ़ेंगे? कंपास सर्वेइंग, या इसी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगुलर मेजरमेंट। एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर मेजरमेंट। मतलब अब ये बोलिएगा कि सर आप ये लीनियर मेजरमेंट या एंगुलर मेजरमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप जेई का सिलेबस खोलते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है लीनियर मेजरमेंट सर्वेइंग की जगह पे, और कंपास सर्वेइंग की जगह पे लिखा हुआ रहता है एंगुलर मेजरमेंट।
तो वो सिलेबस में देख करके कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट क्या लिखा हुआ है, वो सेम चीज यही चीज लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, लेबलिंग। लेबलिंग के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटूरिंग। कंटूरिंग के बाद क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। सबको क्लियर हो गया? तो सबसे पहले कॉपी खोलना है, कॉपी खोल करके सिलेबस लिख करके ये पांचों टॉपिक का नाम लिखिए। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत आ रहा है ऑनलाइन तो बोलिएगा बुआ। सनी, मनोहर, अभिनय, सौरभ, अनुपम, किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो वो बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर, नो सर, फटाक से कीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। सबको समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि टीचर का भी मोटिवेशन बना हुआ रहे। और सिर्फ 24 लोग हैं, ये तो गलत बात है। एटलीस्ट सबको शेयर की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर, नो सर कीजिए जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, गुड 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 गुड। अच्छा, सुदम बोल रहे हैं नो सर, क्यों सब समझ में नहीं आया? सुदम बताइए क्या समझ में नहीं आया आपको? बाकी सब तो बोल रहे हैं यस सर। तो शुभम का मैसेज आया नो सर। क्या सुदम, क्या सुदम, क्या समझ में नहीं आया बाबू? बताइए, वो चीज हम फिर से बताएंगे आपको। क्योंकि देखिए आज पहला क्लास आपको ये डिसाइड कर लेगा ना कि पूरा सब्जेक्ट कैसे रहने वाला है। एक सिंगल पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो पढ़े बाबू उसको आगे लाइफ में आपको कोई यूज नहीं आने वाला है। कॉलेज में लैब हो रहा है। अच्छा, कॉलेज में लैब हो रहा है सर इस टाइम। अच्छा कोई नहीं बाबू, देख लीजिए, थोड़ा सा देखते देखते सीखिए, मजा आएगा। और लोगों को भी बोलिए कि हाँ देखिए पढ़ाई हो रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, गुड गुड सुदम, बढ़िया है। देखिए ये सब सब्जेक्ट क्या है ना बाबू, यहीं से आपका बेस तैयार होगा। ये जो लोग बोल रहे हैं ना एसएससी जेईई या जो भी जिस भी जो भी आपका सपना है, उसका बेस यही है। तो उसको बस हिलने नहीं देना है। अभी तक जो पढ़े थे, आया था नहीं आया था डजेंट मैटर, ठीक है। आ गया बहुत अच्छा, नहीं आया उससे भी अच्छा, क्योंकि फ्रेश माइंड ज्यादा कुछ समझता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर लैब में, ठीक है बाबू, लैब कीजिए। क्लियर है सर, बढ़िया है। और शुभम, तुम तो ऑफलाइन के बच्चे हो बाबू, तुम ऑनलाइन में क्या कर रहे हो? ठीक है, जो भी लोग, हमें कोशिश कीजिए ऑफलाइन आने का, ऑफलाइन में अलग फील आएगा, ठीक है। आज काम से, आज करनी से दीवार। अरे भैया आज से तो आप बन गए इंजीनियर, ठीक है। याद रखिएगा, कभी भी इंजीनियर बनने के चक्कर में लेबर नहीं बन जाना है, ठीक है। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, हाँ ठीक है। और करनी नहीं उसको बोलेंगे, अब हम लोग उसको बोलेंगे ट्रैवल। क्या बोलेंगे? ट्रैवल, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है बाबा। चलिए शुरू से चलते हैं सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए अब एक एक कर करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास सिलेबस हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, क्या होता है हमारा डिफिनीशन किसका, सर्वेइंग का। किसका? सर्वेइंग का। तो अगर हम बात करें सर्वेइंग का डिफिनीशन का, तो अभी बताइए, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्या बताया था कि सर्वेइंग आपका क्या था। तो सर सर्वेइंग मेरा क्या था, एक आर्ट था, एक कला था, जिससे हम लोग दो पॉइंट के बीच का क्या कर रहे थे, डिस्टेंस का पता कर रहे थे। अब हो सकता है कि दोनों पॉइंट क्या हो, एक लाइन पे हो सकता है कि दोनों अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है वो दोनों पॉइंट किसी एंगल पे हो, या हो सकता है कि किसी एंगल पे भी हो और कुछ दूसरे लोकेशन पे भी हो। हर कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन मेनली हम क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा सर्वेइंग मेरा क्या है, तो सर सर्वेइंग मेरा एक ऐसा आर्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस का पता लगाते हैं। अब वो दोनों पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो सकता है, एबव द ग्राउंड हो सकता है, या बिलो द ग्राउंड हो सकता है। देखिए, ऑन द ग्राउंड हो सकता है, एबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। अब बोलिए सर कि बिलो का एग्जांपल बताइए। तो कभी आप लोग नाम सुने हैं कोल माइंस का? कोल माइंस का, रॉकी, वो याद है? कौन सा मूवी था वो, रॉकी भाई वाला, केजीएफ। वो कहाँ पे काम करता है, ठीक है, कोल माइंस में। तो याद रखिएगा, तो वहां पे वो क्या करता है कि अब जब आपको वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है, तो मिट्टी आप कहाँ से निकालेगा, ग्राउंड से। तो आप अर्थ सरफेस के बिलो भी जा रहे हो। तो याद रखिएगा कि वो दो पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस हो सकता है, एबव हो सकता है, या बिलो हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो वही लिखा गया है कि सर सर्वेइंग मेरा एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस का, हाँ गुड 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 शुभम, केजीएफ, दो पॉइंट के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। वो दोनों पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो सकता है, एबव द ग्राउंड हो सकता है, बिलो द ग्राउंड सरफेस हो सकता है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सर उसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वो मेजरमेंट करने का हमारे पास दो तरीका हो सकता है।
या तो हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजरमेंट करें या डायरेक्ट मेजरमेंट कर लें। मतलब क्या कि सर जैसे मान के चल रहे हैं कि कोई भी 2 पॉइंट था, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसी के बीच का हमको डिस्टेंस पता करना था। तो सिंपली हमने क्या किया कि सर यहाँ से चेन उठाएं और चेन से इस बी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग पता कर लिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्ट यूज किया है किसका, चेन का। डायरेक्ट यूज किया है चेन का, तो ये कैसा सर्विंग कहलाएगा कि सर इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। अब क्या बोला गया कि सर ये जो बी पॉइंट था वो डायरेक्ट ना करके किसी एंगल पे था। तो अब आपको क्या करना था कि सर इस बी पॉइंट का हमको पता लगाना था कि ये बी पॉइंट कुछ यहाँ पे ऊंचाई पे है। अब हमको ये पता करना है कि बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे लाए हम सबसे पहले क्या सर, तो हम लोग यहाँ पे एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटो लेवल, डंपी लेवल, अलग अलग तरह का लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑटो लेवल लेकर के आए या टोटल स्टेशन लेकर के आए। टोटल स्टेशन आप लोग को समझ में आएगा, उसका नाम सुने होंगे आप लोग। रोड पे देखे ना पीला कलर का एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लेकर के इंजीनियर खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं टोटल स्टेशन। तो क्या होगा कि टोटल स्टेशन लेकर के आए कोयला के खदान से। हाँ बढ़िया है बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या बोला कि टोटल स्टेशन लेकर के आए और टोटल स्टेशन से हम लोग ये पता कर लिए कि जो सामने वाला ये जो बी पॉइंट है वो कितना ऊंचाई पे है। आपने क्या किया, इसकी ऊंचाई को पता कर लिया किसके हेल्प से, टोटल स्टेशन के हेल्प से। उसके बाद हम लोग थ्रेडोलाइट लेकर के आए और थ्रेडोलाइट से यहाँ से पता कर लिया कि बी पॉइंट के बीच का वर्टिकल एंगल कितना है। आपने क्या मेजर किया, आप मेजर किए हो वर्टिकल एंगल, आप मेजर किए हो हाइट, लेकिन आपको पता क्या लगाना था, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल, जब ये एंगल आपको पता है, ये पता है, तो क्या यहाँ से हम लोग tan अल्फा लगा दें और tan अल्फा इक्वल टू एच अपॉन में जो हमको चाहिए था वो वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू हम लोग निकाल लिए। लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किए, इंस्ट्रूमेंट का यूज किसी और चीज के लिए और कैलकुलेशन किए क्या, किसी और चीज का। तो आप क्या देखते हो कि आप डायरेक्टली भी मेजरमेंट कर सकते हो और इनडायरेक्ट में भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो समझते हैं। तो क्या लिखा गया है वो समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया, पर्पस एंड यूज ऑफ सर्वेइंग। सबसे पहले सर्वेइंग का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज सर्वेइंग। तो सर्वेइंग में क्या लिखा गया है कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब वो पॉइंट कहाँ होता है, ऑन द ग्राउंड सरफेस, एबव द ग्राउंड सरफेस और बिलो द ग्राउंड सरफेस। उसे क्या बोल सकते हैं, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसका जो आप मेजरमेंट कीजिएगा वो डायरेक्ट भी मेजरमेंट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब वो जो आप मेजरमेंट कीजिएगा वो डिस्टेंस का भी हो सकता है, एंगल का भी हो सकता है या एलिवेशन का भी हो सकता है। तो वही लिखा गया है कि या तो आप डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लीजिएगा या आप डायरेक्शन का मेजरमेंट कीजिएगा या आप एलिवेशन का मेजरमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वेइंग। तो सर्वेइंग मेरा क्या है, तो सर सर्वेइंग मेरा एक आर्ट है जिससे दो पॉइंट के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से भी। अब उसमें क्या हो सकता है कि हम लोग पता क्या क्या लगाएंगे, सर डिस्टेंस का भी, एंगल का भी और एलिवेशन का भी। क्लियर होगा डिफिनीशन। तो फटाक से इसको चलिए ठीक है। और एक बार लोगों तक, जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं ना, वो वहां तक शेयर कीजिए अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, ताकि और लोग जुड़ जाएं। ये जो शेयर करने वाला काम है ना वो आप ही लोग का है। बाकी आप लोग सबको पता चल गया ना कौन कौन से टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। कल किसी किसी का क्लास हुआ था, जियोटेक और सोम का, ठीक है, बढ़िया। आज आपका चलेगा सर्वे और कंक्रीट का। फिर एक दिन चलेगा आपका कौन सा एक और सब्जेक्ट कौन सा बच गया, बीएमसी का, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट बाकी टीचर के बारे में आप लोगों को पता ही है। कल भी आप लोग इतना ही थे क्या, हाँ। बाकी लोग तो अभी गए एग्जाम में, मतलब वो क्या बोलते हैं कॉलेज से जस्ट छूटने वाले हैं लोग। सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टाइम क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी टाइम बता दिया जाएगा तृप्ति आपको, ठीक है। वो रहेगा कल के अल्टरनेट में, आज के अल्टरनेट में जस्ट इस क्लास के बाद से, ठीक है। मे भी 6:30 से 7:30 रहे, अभी अल्टरनेट उसका कंफर्म नहीं है। कब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो, वाह ये क्वेश्चन आया ना निकल करके, मतलब आज आपका शुरुआत हो रहा है, आपको ये पता करना है कि कब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टाइम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज टीचर पे भी छोड़ दीजिए, सारा चीज आप ही लोग जान जाइएगा तब तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्या देते हैं, सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए बुआ, टाइम से बहुत पहले। क्योंकि देखिए जो सबसे लंबा सिलेबस रहता है ना वो आपका रहता है सेकंड सेमेस्टर का ही। उसके बाद अब क्या जरूरत है सर्वेइंग को दो पार्ट में बांटने का, ताकि आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए,
नहीं तो वो सर्विंग लिख करके एक ही बार पढ़ा लेता, बेसिक भी एडवांस भी। उसी तरह से जो आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, उसको भी 2 पार्ट में क्यों बाँटा? मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल अलग पढ़ा रहा है, स्ट्रक्चर आपको अलग पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको सही टाइम सिलेबस खत्म हो जाए। 48 डेज़, उसमें से 3 डेज़ माइनस कर दीजिए। और 48 डेज़ भी काफ़ी है, 48 डेज़ काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा एक नज़र डाल लेते हैं कि सर हम लोग सर्विंग में पढ़ने क्या-क्या वाले हैं, ठीक है? थोड़ा-सा देख लीजिए। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, मतलब पूरा आपका जो भी आप पढ़िएगा सर्विंग में, यही आपका पूरा का पूरा सर्विंग है, देखते जाइए, ठीक है? हाँ, हाँ। यही आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है? यही आपका यहाँ से देखते जाइए, यही अच्छा खुल नहीं रहा है ये चीज़। यही पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है? हर एक चीज़ को एकदम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, जैसे मान के चलें कि हमको यही पढ़ना है, कि सर चेन टेप के बारे में हमको पढ़ना है। अब जैसे ही आप इसके बारे में पढ़िएगा तो एकदम पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे, हाँ, क्या होता है चेन, क्या होता है टेप, ये इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं, तो ताकि देख कर के भी ना आपको बहुत कुछ का फ़ील आए कि हाँ, सर हमको क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसी तरह से मान के चलिए कि जैसे हमको कंपास के बारे में पढ़ना था, जैसे दूसरा आपको बोले थे ना कि हाँ, प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का यही तो खासियत है, ठीक है? अब जैसे मान के चलिए कि हम दूसरा दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे क्या, किसके बारे में? अब देखिए, ये इसमें क्या किया जाएगा ना कि इसमें पढ़ाने का थोड़ा-सा ढंग आपका अलग होगा। अलग क्या होगा कि इसमें सर हम लोग ना बोला जाता है क्या कि सबसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सब जो दिखा जा रहा है ना, ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन पे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करते हुए चलेंगे, ताकि आगे चल कर के कोई भी डाउट वगैरह ना रह जाए। ये देखिए, यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। और जब किसी भी चीज़ को जैसे मान के चलिए लेवलिंग ही हम पढ़ते हैं, तो जैसे अभी आपको बताया था कि ऊँचाई नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर ऊँचाई नापने के लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं। अब लेवलिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यही आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है? इसका, यहाँ पे जो हो रहा है ये अभी आपके पास डंपी लेवल यूज़ हो रहा है, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि एक रट रहता है, इस पे हाइट लिखा हुआ रहता है, जो हाइट दिखाई दे रहा है ना, उससे पता कर लेते हैं कि लेवलिंग क्या होगा। जैसे मान के चलिए कि हम लोग बात करते हैं कंपास का कि सर कंपास कैसा होता है, तो कंपास भी हम लोग समझ लेंगे कि सर कंपास क्या होगा। दोनों तरह का कंपास देख लीजिए, एक आपके पास होता है प्रिज़्मेटिक कंपास, दूसरा आपके पास हो जाता है सर्वेयर कंपास। खुल ही नहीं रहा है ये वाला पेज अभी। किसको? पेग, 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 पीईजी, पेग, ठीक है? कौन-सा? यस। आज देखिए यही आपका कंपास हो जाएगा। जब कंपास से सर नहीं पढ़ेंगे, तब हम लोग देख लेंगे कि हाँ, एक-एक चीज़ क्या-क्या रहने वाला है कंपास से रिलेटेड देखिए। तो देखिए ये सब्जेक्ट थोड़ा-सा ऐसा है ना कि जब इसको आप प्रैक्टिकली फ़ील करके पढ़िएगा ना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है कि सर जो मैग्नेट है वो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। तो एक और मैग्नेट को फिक्स कर लिए, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। अब जितना इस पे मान के चलिए इसके ऊपर में कुछ एंगल लिखा हुआ है, ठीक है? ऊपर में ऐसा मान के चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लिखा हुआ है। अब नीचे इसके कंपास रखा हुआ है, कंपास हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब नीचे वाले को आप जितना से घुमाइएगा, कंपास तो हमेशा यही रहेगा। तो क्या इन दोनों के बीच में आप एंगल का पता नहीं कर लिए? जब हम लोग कंप्यूटर सर्विंग पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो पूरा कंप्लीट है, वही देखिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहीं पे है। जिस दिन बोलिएगा उस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। बस ये है कि जो चीज़ पढ़िए, थोड़ा-सा समझ-समझ करके पढ़ते जाना है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? क्योंकि अभी तक देखिए, अभी तक तो आप लोग चीज़ों को लाइटली ले सकते थे कि सर छोड़िए रहने दीजिए, सेकंड सेमेस्टर है, फिजिक्स का क्या ही यूज़ आने वाला है, केमिस्ट्री का क्या ही यूज़ आने वाला है। लेकिन यहाँ से आपका पूरा का पूरा बोला जाता है ना कि कोर पेपर स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा-सा और नीचे आ जाइए बाबू। हाँ, गुड। एक तो टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया ना मत पूछिए। 2 साल हो गया पढ़ाते-पढ़ाते इस टेक्नोलॉजी पे, लेकिन अभी तक हमको चलाने नहीं आया अच्छे से। यहाँ तक पढ़ लिए? लिख लिए यहाँ तक? चलिए 2 मिनट बात करते हैं सर। सर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बाबू, वो एक प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल के हेल्प से आपको बताया ना, कि जैसे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे समझिए इनडायरेक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। तो इनडायरेक्ट में हमने क्या बोला, जैसे सर 2 पॉइंट था हमारे पास, 2 पॉइंट था, इन्हीं 2 पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं। चलिए, खुल जा सिम-सिम। हाँ, देखिए, जैसे मान के चलें क्या कि कोई ये 2 पॉइंट था। अब ये 2 पॉइंट अगर एक लाइन में रहता, आप चेन सर्वेइंग की हेल्प से इसका पता लगा लेते। लेकिन अगर ये बी पॉइंट मान के चलें कुछ ऊपर में है, बी पॉइंट क्या है? कुछ ऊपर में है। अरे पूरा शशि, इसका सोचना नहीं है। बी पॉइंट कुछ ऊपर में है। तो जब बी पॉइंट कुछ ऊपर में रहेगा, तो आपने यहाँ पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट अभी जो हम लोग देखे थे, तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे रॉड रख करके इसका हाइट हम लोग पता कर लें कि इसका हाइट कितना है।
अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे थेडोलाइट लेकर के आए, थेडोलाइट से क्या किए, इसका वर्टिकल एंगल हम लोग पता कर लिए कि ये एंगल कितना रहने वाला है। तो आपको पता करना था कि इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, लेकिन आप पता क्या किए हो, तो सर पता किए हो क्या, तो पता किए हैं सर हमें यहाँ पे कि कितना इसका स्लोप है और कितना इसका हाइट है, ये चीज़ हम पता किए हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो क्या इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, कि सर अगर हम tan थीटा लिखते तो वो क्या हो जाता, एच अपॉन सॉरी एच अपॉन में एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाता, एच अपॉन में tan थीटा। तो ये जो आप मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो इनडायरेक्ट ये है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं किसका, तो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं किसका, कि सर आखिर सर्वेइंग का हमारे लाइफ में क्या क्या पर्पस रहने वाला है, क्यों हम लोग सब पढ़ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। तो सारे लोग हेडिंग डालिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। गुड। अब इसमें देखिए, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आप क्या बोलेगा कि सर ये जब सर्वे पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या बनाना सीख जाएंगे, मैप बनाना सीख जाएंगे, कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, मैप बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद आपने एक फिगर देखा था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लेआउट कर रहे थे। तो आप सर्वेइंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लेआउट बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद कोई भी मैप आपको दे दिया जाएगा तो आप उस चीज़ का क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस रहने वाला है, चाहे वो हाइट हो चाहे वो एंगल हो, कितना होगा, नमस्कार सभी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसका हाइट भी पता कर सकते हो, या रिलेटिव डिस्टेंस जो अगर एंगल पे रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर कुछ एंगल पे रहेगा तो वो एंगल, किसी हाइट पे रहेगा तो वो एलिवेशन, ये सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यही चार ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला क्या, कि सबसे पहला टू प्रिपेयर ए मैप, सबसे पहला यूज क्या हो जाएगा, कि सर्वेइंग का सर एक यूज मेरा ये हो गया कि एक मैप को प्रिपेयर करना। अब वो मैप क्या करेगा, कि ग्राउंड के हर एक पोजीशन, जैसे इंडिया का आप मैप खोलें तो आपको पता चल जाता है ना कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मद्रास चेन्नई है, हर चीज पता चल जाता है। तो सबसे पहला वही है कि प्रिपेयर ए मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या बोला जा रहा है, कि लेआउट और मार्क आउट द प्रपोज स्ट्रक्चर तैयार करना। तीसरा क्या हो जाता है, एरिया और वॉल्यूम को मेजर करना। चौथा क्या हो जाता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स का पता लगाना। तो हेडिंग डालेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग, और ये चारों पॉइंट लिख लीजिए। सर मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है, यहीं पे समझा दें, अगले क्लास में आएंगे तो यहीं पे बिल्कुल यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग स्केल के बारे में, श्रंक स्केल क्या होगा, प्लेन स्केल क्या होगा, डायगोनल स्केल क्या होगा, ठीक है। सिंपली अगर अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी को टॉप से लेते हो तो वो उसका प्लान कहलाता है, अगर आप उसका 3D व्यू में बनाते हो तो वो उसका क्या कहलाएगा, मैप कहलाएगा। फटाक से ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग लिख लीजिए, साइड हो जाए लीजिए। ऑब्जेक्टिव मतलब उसका पर्पस क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आदित्य। सब्जेक्ट आखिर हमको सर्वेइंग पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, एक बढ़िया से जेई लग जाइए, उसी तरह से सर्वेइंग पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये चीज। शशि शंकर नमस्कार सर। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। अभी हाँ जी सर, अभी थोड़ा सा मैं क्लास में हूँ, क्लास से निकल के कॉल करूँ क्या आपको। ओके ओके।
डन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यही चीज समझ लीजिए कि मैप सबको समझ में आता है कि मैप क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, लेआउट के बारे में। तो लेआउट के बारे में आपको फिगर दिया हुआ है, बस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा सर आखिर लेआउट का मतलब क्या है। इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, समझते हैं। यही आपके पास क्या हो जाता है, तो सर यही जो है इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेआउट बोल देते हैं। यही हमारे पास क्या हो जाता है, लेआउट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा। यही चीज हमारा क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। तो लेआउट मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का, जो भी आपका प्रपोज स्ट्रक्चर है, जैसे मान के चलिए बिल्डिंग का मैप होगा, अब उस मैप को ग्राउंड पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, वही चीज क्या कहलाएगा, लेआउट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। इसको समझिएगा, ये लेआउट ऐसे बनाया गया। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया है, खड्डा किया गया है। एक कॉलम यहाँ है सर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक कॉलम यहाँ, कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है। वही चीज बोला जा रहा है कि किसी भी प्रपोज स्ट्रक्चर को ग्राउंड पे रिप्रेजेंट करना ही मेरा क्या कहलाता है, ठीक है, लेआउट कहलाता है। अच्छा हाँ, अपने में ही आप हाई लो कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के सामने ये रहा, क्या, यूज ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, यूज ऑफ सर्वेइंग। अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, एक क्वेश्चन बनना कंफर्म होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या, और वो पूछेगा क्या, यही सुन लीजिए। या तो आपसे पूछेगा कि टोपोग्राफिकल मैप क्या होगा, या ज्यादा चांस है किसके बारे में पूछने का, तो सर पिछला बार तो पूछ दिया था हाइड्रोग्राफिकल, जो कभी नहीं पूछता था, लेकिन पिछला बार यही पूछा है, हाइड्रोग्राफिकल मैप क्या होता है। आपसे सबसे ज्यादा जो चांस बनता है वो पूछता है किसके बारे में, कैडेस्ट्रियल मैप के बारे में। तो एक एक करके सारे मैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है क्या कि यूज ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का मेरा यूज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बता सकते हैं कि सर्वेइंग का यूज क्या होगा, मैप बनाना। अब ये जो मैप होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, तो वही अलग अलग टाइप यहाँ पे लिखा गया। तो सबसे पहला यूज क्या लिखा गया कि सर सर्वेइंग में बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेज। इन सारे उद्देश्य के लिए हम लोग सर्वेइंग का यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है, टू प्रिपेयर द टोपोग्राफिकल मैप। सबसे पहला यूज क्या है, टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करना। अब टोपोग्राफिकल से आपको क्या पता चलेगा कि कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, अगर आपका उसको ऊपर से जब आप फोटो लेते हो तो उसका नेचुरल फीचर को पता चलेगा कि यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे क्या है, क्या है, क्या है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे तालाब है। मतलब ऊपर से देखने से यही पता चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, यहाँ से खड़ा होकर के देखूँ तो क्या दिखाई देगा, वहाँ पे डेस्क है सर, यहाँ पे बॉटल है, यहाँ पे आपके पास सिस्टम लगा हुआ है, आपका पोडियम है, यहाँ पे बोर्ड है, ऊपर से ही चीज दिखाई देगा। तो वही चीज लिखा गया है कि ग्राफिक मैप का जब भी किया जाएगा तो वो क्या शो करेगा, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपके नेचुरल फीचर को शो करे, नेचुरल फीचर को शो करे। अब नेचुरल फीचर क्या क्या हो सकता है, नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही लिखा गया है क्या कि टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप विच शोज द हिल्स, माउंटेन को दिखाए, वैली खाई को दिखाए, नदी को दिखाए, गांव को दिखाए, शहर को दिखाए, जंगल को दिखाए, तो वैसे मैप को हम लोग क्या बोल देंगे, टोपोग्राफिकल मैप। ऑब्जेक्टिव में क्या बन करके आएगा कि सर जो नेचुरल फीचर को शो करता है उस मैप को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोपोग्राफिकल मैप बोल देते हैं। नेक्स्ट दूसरा यूज क्या हो जाएगा कि टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रियल मैप। अब याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। कैडेस्ट्रियल मैप हम लोग किसके लिए सोचे थे, जो हमारा जमीन था, जायदाद था, उसका जो बाउंड्री था उसको शो करने के लिए। तो जहां पे भी आपका आ जाए प्रॉपर्टी का बाउंड्री, वहां पे कौन सा मैप हो जाएगा, कैडेस्ट्रियल मैप। तो वही लिखा गया है कि टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रियल मैप शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड। जब आपका जो भी जमीन है उसके बाउंड्री को शो करने के लिए, जो आपका घर है, घर आपका कितना जमीन में बना हुआ है उसको शो करने के लिए, या कोई दूसरा प्रॉपर्टी उसको शो करने के लिए, अगर आप कोई भी मैप बनाओगे तो वो मैप क्या कहलाएगा, कैडेस्ट्रियल मैप। तो कैडेस्ट्रियल मैप में क्या याद रखना है कि सर जहां पे आ जाएगा प्रॉपर्टी का बाउंड्री, वहां पे कौन सा मैप हो जाएगा, कैडेस्ट्रियल। तुरंत कंफ्यूज होगा, क्लास क्लास में पूछेंगे वहां पे गड़बड़ आंसर दीजिएगा। तो कैडेस्ट्रियल से क्या याद रखना है, प्रॉपर्टी का बाउंड्री। नेक्स्ट आ जाता है क्या, टू प्रिपेयर एंड इंजीनियरिंग मैप। अब इंजीनियरिंग मैप में क्या होगा, सर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। अब इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, आप कहीं पे रोड बना दिए, कहीं पे आप रेलवे लाइन बना दिए, कहीं पे आप कैनाल बना रहे हो, कैनाल मतलब समझते हैं ना, नहर, कहीं पे आप नहर बना रहे हो, कहीं पे आप क्या बना रहे हो, रेलवे स्टेशन बना रहे हो। तो ये जो सारा चीज है, रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, ये सारा चीज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। तो वही लिखा गया है कि टू प्रिपेयर एन इंजीनियरिंग मैप विच शोज द डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क। अब इंजीनियरिंग वर्क में क्या क्या आ जाएगा,
आपका रोड आ जाएगा, आपका रेलवे आ जाएगा, आपका रिजर्वायर आ जाएगा, आपका इरिगेशन कैनाल आ जाएगा। ये सब कुछ किस में आ जाएगा? इंजीनियरिंग वर्क में आ जाएगा। तो इसके लिए जो मैप बनाएंगे वो कौन सा मैप कहलाएगा? इंजीनियरिंग मैप कहलाएगा। नेक्स्ट आता है क्या? टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप। अब खुद से देखिए, आपका जो देश का जो मिलिट्री है वो कहाँ पे रहता है? बॉर्डर पे। तो अगर जब बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी हम लोग सर्वे करेंगे, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीआरओ का गठन कब किया गया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 1960 में। ठीक है, बीआरओ के बारे में इतना चीज याद रखिएगा। तो वही बोला जा रहा है कि अगर मिलिट्री मैप का हम लोग बात करेंगे तो वो क्या करेगा? आपके प्रॉपर्टी, आपका जो भी कंट्री है, कंट्री के बाउंड्री को शो करेगा। तो वही लिखा गया है कि टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप शोइंग द रोड एंड रेलवे कम्युनिकेशन विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक शो करने के लिए जो भी बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिलिट्री मैप बोल देंगे। नेक्स्ट बात किया जाता है क्या? कि टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। आप कंटूर मैप याद कीजिए, कंटूर मैप किसके लिए? एलिवेशन पता करने के लिए कि कौन सा ऊंचाई पे कितना है। तो वही लिखा गया कि टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। अब कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कैसे पता चलेगा? कि सर मान के चल रहे हैं कि कोई हम ऐसा कैनाल बनाए हैं, यही कैनाल आपका आगे की तरफ बढ़ते आ रहा है। अब हमने क्या किया कि सर मान करके चल रहे हैं कि अभी इसका सेक्शन जो है वो मान के चलिए सिंपली रखने के लिए, ऐसा ट्रेपेजॉइडल जनरली होता है, अभी मान करके चलिए कि कैसा है? रेक्टेंगुलर है। क्या है? रेक्टेंगुलर है। आपने मान लिया क्या कि सर ये जो कैनाल है वो 1 किलोमीटर लंबा था। कितना लंबा था? 1 किलोमीटर। मान चल रहे हैं कि इसका जो आपका विड्थ है वो विड्थ कितना है? मान करके चल रहे हैं कि विड्थ है 2 मीटर। चौड़ाई कितना है इसका? 2 मीटर। और अगर इसके हाइट का बात करें या डेप्थ ऑफ फ्लो का बात करें, मान के चलें कि जो पानी इसमें बह रहा है वो कितना मीटर पे बह रहा है? 1 मीटर पे बह रहा है। तो अगर आपको ये निकालना हो कि इस कैनाल से होकर के कितना पानी बहेगा, तो उसका कैलकुलेशन आप कैसे कीजिएगा? तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर इसका एरिया कितना हो गया? आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इरिगेशन पढ़िएगा ना तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर इसके लिए हम लोग बेटेड एरिया निकालते हैं। बेटेड एरिया कैसे निकलेगा? तो 2 मीटर इंटू 1 मीटर, यही मेरे पास इसका एरिया आ गया। और इसका लेंथ कितना तक था? 1 किलोमीटर तक। तो 1 किलोमीटर में जब मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। मतलब यहाँ पे आपके पास आप बोल सकते हैं क्या, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब पानी इस रिजर्वायर में अभी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सर अलग अलग जब पढ़िएगा ना इरिगेशन, तो वहाँ पे आप पढ़िएगा क्या कि सर क्या होता है कि कोई भी, अब हर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर मौसम में पानी तो होता नहीं है, लेकिन आपको फसल तो हर मौसम में उगाना है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप रेशियो क्या होता है, क्रॉप के प्रोडक्शन में कितना पानी चाहिए होगा, रबी में कितना चाहिए होगा, खरीफ में कितना चाहिए होगा। इरिगेशन में ये सब चीज को देखिएगा। अभी बस यूज ऑफ सर्विंग लिखिए और फटाक से सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना, 1 2 3 एंड 4। दिख रहा है ये चीज की बहुत छोटा हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है क्या? बड़ा करते हैं? ठीक है, तो इसको लिखिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके जस्ट बाद आप लोग का क्लास होगा किसका? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, हाँ, जस्ट इसके बाद बड़ा कीजिए सर, बड़ा कर दें। ठीक है, जस्ट इसके बाद आपका क्या होगा? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्लास होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और एक बार शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ज्वाइन हो। ठीक है, बहुत कम लोग हैं। चलिए, धन्यवाद। जस्ट 5 मिनट में आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का।